बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। हमने जो एक श्रृंखला स्टार्ट की थी, अमूमन आपको याद हो तो वो श्रृंखला हमारी कौन सी थी? तो वो श्रृंखला थी हमारी यूजीसी की शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता। अगर इसकी बात की जाए तो इसका हम पहला पार्ट दे चुके हैं, आज दूसरा पार्ट है इसका, यानी केसी मदान की आपको पूरी बुक यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर इसकी पीडीएफ की बात करें तो वो हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर आपको अवेलेबल रहेगी। ठीक है, बट वो रहेगी कब? जब वीडियो कंप्लीट हो जाती है उसके बाद पीडीएफ अवेलेबल रहेंगी। कुछ हमने कल इम्पोर्टेंट पीडीएफ अपलोड कर दी हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जितना भी मटेरियल है, चाहे होम साइंस का हो चाहे आपका यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का हो, दोनों ही आपको अवेलेबल कराए जाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज शाम को आप सभी जुड़ने की जुड़ना ज़रूर, क्योंकि आज की शाम इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि आज हमारा लाइव सेशन आएगा जिसका आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। ठीक है, लाइव सेशन में रहेगा क्या? तो रहेंगे केवल फैक्ट वाइज तथ्य। ठीक है, जिससे कि आप पेन और पेंसिल लेकर बैठिएगा, जिससे कि आपको लगेगा कि जैसे आप क्लास ले रहे हैं उस सब्जेक्ट की। तो जो फैक्ट वाइज यानी इम्पोर्टेंट जो फैक्ट रहते हैं, तथ्य रहते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे तथा उन पर बनने वाले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को देखेंगे। चाहे क्लास हमारी 15 मिनट की हो चाहे आधा घंटा की। ठीक है, बट वो क्लास कैसी रहेगी? फैक्चुअल रहेगी, यानी तथ्यों पर आधारित रहेगी, फैक्टों पर आधारित रहेगी, जिससे कि आने वाले आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी या फिर आपका यूजीसी एग्जाम आराम से क्रैक हो सके। और किस पर बेस रहेगी? तो वो एनसीईआरटी बुकों के कंटेंट पर बेस रहेगी। हम पहले से ही बता देते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ये नहीं है कि आप हमारा कोर्स खरीदें या ये करें, तो इसलिए हम जो भी बुक आपको पढ़ाते हैं उसको पहले से बता के चलते हैं, जिससे कि आपको ये ना रहे कि हम किस बुक से पढ़ रहे हैं हमें पता ही नहीं। क्योंकि आप जितने भी कोर्सेज परचेस करते हो वहाँ पे आपको ये नहीं बताया जाता कि आपको ये कंटेंट इस बुक का दिया जा रहा है या इस बुक का दिया जा रहा है, बट आपको टीचर पढ़ा देता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट दे देता है, बट आपको ये नहीं बताता। तो इससे क्या होता है कि आपके पास कंटेंट तो होता है पर आपको इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो किस बुक में से था। ठीक, तो यहाँ पे आपको इस तरह से गुमराह करने की कोई भी हमें आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे हम मदान बुक को देख रहे हैं, जो मोस्ट पॉपुलर बुक है। अगर पहले रैंक अगर किसी बुक को दी जाती है यूजीसी में फर्स्ट पेपर के लिए तो वो केसी मदान है। केसी मदान के पहले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद उसकी थ्योरी को भी देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि थ्योरी के लिए टाइम ना मिले, क्योंकि आपका फरवरी से ही एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हु एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इसके पूछ लिए जाते हैं इस बुक के। तो चलिए, आज का सेशन शुरू करते हैं उसी मोटिवेशन कोर्स के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना गम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो आपको तो अपना टारगेट बस अचीव करना है। आपको तो केवल अपना टारगेट देखना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि आपको क्या बनना है? आपको अर्जुन बनना है। अगर आप दुर्योधन रहे तो सफलता ना मिले, पर आप अर्जुन रहेंगे तो सफलता आपसे दूर नहीं जाएगी। तो यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि क्यों दुर्योधन और अर्जुन कहा जा रहा है। क्योंकि हो सकता है कि आपको क्या हो कि दुर्योधन जैसी भी आदतें हों, हो सकता है आपके अंदर अर्जुन जैसी भी आदतें हैं। तो ये आपको अपने आप को क्लेरिफाई करना होगा कि आपके अंदर कौन सी आदतें हैं जिन्हें आपको हटा सकना है और जिन्हें आपको जोड़कर चलना है। तो चलिए, यहाँ तक हमने यानी 72 तक ये कंप्लीट कर लिया था एक वीडियो में, क्योंकि मोबाइल के जो आपको बता दें, जो मोबाइल का जो स्टोरेज होता है वो फुल हो जाता है। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी चली जाती है तो उसको हमें फिर पार्टों में आपको देना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पे हमने 72 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पीडीएफ आपको जैसे ही कंप्लीट होती है पूरी मिल जाएगी। इसी तरह से इसकी जितनी भी यूनिट है, यानी 10 यूनिट है, 10 यूनिटों में कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन है, और आपको आराम से वो क्वेश्चन विद आंसर के मिलेंगे। ठीक है, कैसे मिलेंगे? विद आंसर की। तो आप अच्छे से और रिवीजन कर सकेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक, यानी यहाँ पे क्वांटिटेटिव पूछ रहा है, अनुसंधान का सबसे अच्छा वर्णन है। तो मात्रात्मक अनुसंधान का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी उसको क्लियर करता है। तो पहला कह रहा है गैर संख्यात्मक तथ्यों का संग्रह करना है, शोधकर्ता द्वारा निरूपित कल्पनाओं यानी हाइपोथेसिस जो आप बनाते हैं पुष्टि करने का प्रयास करना है, खोजपूर्ण अनुसंधान है, यानी आप इसमें कुछ खोजते हैं। खोजपूर्ण अनुसंधान को दूसरे किस टर्म से आप जानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अनुसंधान जो कि नए सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे बात क्या है कि हो रही है मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे मात्रात्मक हो रही है, तो ये क्या करता है? मात्रा बढ़ाता है। इस तरह से याद रखेंगे, मात्रा बढ़ाता है। तो मात्रा कब बढ़ाएगा? जब अनुसंधान जो कि नए सिद्धांतों को स्थापित करने का
क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तभी तो कुछ नया बढ़ेगा उसमें, जब आप कुछ करने का प्रयास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रायोगिक अनुसंधान के संदर्भ में सामान्य लक्षण है। तो जो प्रायोगिक अनुसंधान है, प्रयोग यानी प्रैक्टिकल जिसमें होता है, उसके सामान्य लक्षण है। पहला है यह मुख्य रूप से संख्यात्मक तथ्यों के संग्रह पर निर्भर करता है। बी कह रहा है कि ये कारण और प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान को उत्पन्न करता है। सी कह रहा है यह निगमनात्मक वैज्ञानिक विधि का उपयोग करता है। जबकि डी कह रहा है उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे प्रायोगिक अनुसंधान के संदर्भ में सामान्य लक्षण क्या है, तो ये सभी हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपका 74 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, क्योंकि ये क्या करता है, प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल, जिसमें एक्सपेरिमेंटल होता है, इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। यह संख्यात्मक तथ्यों के संग्रह पर निर्भर करता है। यह प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान को उत्पन्न करता है, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल होता है। यह निगमनात्मक वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान कारण और प्रभाव यानी आपके कैजुअल फैक्टर से है, ये कारण और प्रभाव इफेक्ट के संबंधों के अस्तित्व के बारे में सबसे मजबूत सबूत प्रदान करने के लिए प्रयुक्त है। तो आप जब ऐसी मतलब स्थिति वाली रिसर्च करते हैं कि जिसका कारण का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, ये कारण था, जैसे सपोज आपके साथ कारण और प्रभाव, जैसे आप कहीं गए और मतलब आपको करना कुछ था, बट आपका क्या हुआ, कुछ मतलब ऐसा एक्सीडेंट वगैरह हुआ, तो आपका प्रभाव रहेगा। तो इस तरह से कारण और प्रभाव यानी एक घटना दूसरी घटना से कोरिलेट होती है, आपस में जुड़ी होती है। तो यहाँ पर 75 का जो राइट आंसर है उसको देख लेते हैं। तो गैर प्रायोगिक अनुसंधान है, प्रायोगिक अनुसंधान है, ऐतिहासिक अनुसंधान है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी होती है, कारण और प्रभाव। तो यानी आपने योगा कराया बच्चों को, तो योगा का इफेक्ट बच्चों की बॉडी पे पड़ा, तो ये क्या हो गया, प्रभाव होगा। कारण क्या हो गया, यहाँ पे योगा हो गया। कारण क्या हो गया, योगा हो गया। योगा का प्रभाव उनकी बॉडी पे पड़ रहा है, तो ये इफेक्ट हो गया, प्रभाव हो गया, ठीक है। तो कारण और प्रभाव जब भी पड़ेगा जब आप कैसी रिसर्च करेंगे, प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे, तभी वहाँ कारण और प्रभाव पड़ता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से अनुसंधान में शोधकर्ता एक स्थिति के लिए गुणात्मक प्रतिमान और दूसरी स्थिति के लिए मात्रात्मक प्रतिमान का प्रयोग करता है। एक के लिए तो वो गुणात्मक लेगा और जब उसे दूसरी स्थिति प्रदान हो जाएगी तो उसके लिए वो मात्रात्मक लेगा, यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यानी पहले क्वालिटेटिव फिर क्वांटिटेटिव, दोनों ही रिसर्च वो करता है अपनी रिसर्च के अंदर। देखिए रिसर्च वाले पार्ट को मैं आपको क्या करेंगे, थोड़ा डीपली पढ़ाएंगे। अभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, उसके बाद देन मैं एक पीडीएफ मतलब दूंगी, या पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जल्द ही अपलोड कर दूंगी, जिसमें क्या होगा, अगर रिसर्च के जितने भी टाइप हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च, वो आपको मिलेगा। क्योंकि रिसर्च आप जरूर पढ़ के जाइएगा, अमूमन वो 5 से एबव क्वेश्चन आपको दे जाएगी फर्स्ट पेपर में। क्योंकि फर्स्ट पेपर पार्ट ऑफ रिसर्च है, पार्ट ऑफ टीचिंग है, पार्ट ऑफ कैलकुलेशन है। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं 2-3 फील्डों से नहीं, पूरे 10 फील्डों से जुड़ा है, 10 ब्रांचों से जुड़ा है। जैसे पर्यावरण है आपका, उसमें हायर एजुकेशन है, तो वो सभी आपको पीडीएफ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर दोनों ही रिसर्चों को वो इंक्लूड करता है अपने शोध में शामिल करता है। तो वो शोध कैसा हो जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। ये कैसी होती है एक्शन रिसर्च, इसे जान लो। एक्शन रिसर्च होती है कि तुरंत समस्या उत्पन्न हुई और तुरंत उसका निदान करना हो, तब हम कौन सी रिसर्च करते हैं, एक्शन रिसर्च। यानी समस्या के जल्दी ही निदान के लिए कौन सा अनुसंधान किया जाता है, तो क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च किया जाता है। ये अमूमन स्कूलों में होता है। जैसे कोई विद्यार्थी बार बार क्लास बंक कर रहा है, तो फिर उस पर क्या होती है, एक्शन रिसर्च होती है कि वो क्यों कर रहा है, इसके कारण क्या है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। मूल अनुसंधान कॉन्सेप्ट मतलब थ्योरियों को जो डेवलप करता है, जैसे पावलोव की थ्योरी, पियाजे की थ्योरी, ये मूल सिद्धांतों की देन है। तो मात्रात्मक अनुसंधान, यहाँ पे मात्रा की बात की जाती है, यानी क्वालिटी नहीं होती, क्वांटिटी की, यानी यहाँ पे कुछ ऐड करा जाता है। मिश्रित विधि अनुसंधान, तो ये कैसा हो जाएगा, मिश्रित विधि, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गुणात्मक भी आ रहा है और मात्रात्मक भी आ रहा है, ठीक है। एक बार में वो गुणात्मक करता है, दूसरी बार में दूसरी स्थिति में उसी को मात्रात्मक कर देता है। तो डी वाला आंसर सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान अतीत के रूप में किसी घटना को समझने के लिए किया जाता है। अतीत के रूप में, ठीक है, अनुसंधान अभी हो रहा है, पर घटना कौन सी है, अतीत की। कौन सी है, पास्ट की। अतीत मीन्स पास्ट की, घटना पास्ट की है, काम प्रेजेंट में हो रहा है उसके ऊपर, तो वो कौन सा अनुसंधान है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है। तो हम हमेशा अतीत की यानी पास्ट की बातें किस में करते हैं, हिस्ट्री में,
हम हमेशा पास्ट में किधर जाते हैं, हिस्ट्री में। तो ये कौन सा अनुसंधान है, हिस्टोरिकल रिसर्च है। ठीक है, आप यहाँ भूलेंगे नहीं कि वो कौन सा अनुसंधान है, हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री यानी बीता हुआ कल, वो क्या होता है हमारा, हिस्ट्री, इतिहास होता है। तो अतीत की घटनाओं का हम आज मतलब अध्ययन कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च हो जाती है। अब प्रयोगिक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का क्या रोल है कि आपको ही भी एक्सरसाइज बच्चों पे करवा रहे हैं, कोई भी आप उन्हें टीचिंग मेथड से पढ़ा रहे हैं, उसका जो इफेक्ट निकल कर आता है वो होता है हमारा प्रयोगिक अनुसंधान। जैसे सपोज आपने योगा कराया 45 से 60 दिन, तो उनके योगा से पहले क्या था उनका लेवल, जो भी आप चेक करना चाहते हैं, जैसे मानसिक स्वास्थ्य चेक करना का चाहते हैं, या फिर आप एकाग्रता चेक करना चाहते हैं, क्योंकि योगा से एकाग्रता भी अच्छी होती है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम जो करा रहे हैं उससे क्या अच्छा होता है। ठीक है, तो ये पहले देखना होता है, तभी हम उसका प्रभाव क्या पड़ा है या नहीं पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप योगा करा रहे हो, आप क्या देखोगे बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी हुई कि नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, उसी से कोरिलेट होकर चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो उससे प्रभावित हो रही हों। तो प्रयोग अनुसंधान क्या है, आज कराओगे कल उसका रिजल्ट पाओगे। पुनरावृत्ति अनुसंधान, रिप्लिकेशन, यहाँ पे क्या होता है कि पुनरावृत्ति यानी आपका क्या है, जो हो चुका है उसी पर ही आपने काम और किया। अवलेखी अनुसंधान, अर्चिवल रिसर्च, तो यहाँ पे क्या है कि आप जो भी अवलेख हैं, जैसे अवलेखों का मतलब यहाँ पे अगर बात की जाए, वैसे इस वाली रिसर्च को कोई करता नहीं, पर इतिहास में हो जाती है, क्योंकि जो इतिहास के बच्चे हैं उन्हें इस वाली रिसर्च से काम करना पड़ता है। अवलेख आपकी कौन से हो जाएंगे, जैसे आपके अशोक स्तंभ थे। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की शोध स्थानीय समस्याओं के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो जो स्थानीय समस्या, उनके उपयोग के लिए कौन से शोध लाए जाते हैं। स्थानीय समस्या, देखिए स्थानीय समस्या है तो उसका निवारण भी जल्दी करना पड़ेगा, तो यानी स्थानीय हो या फिर स्कूल की हो, क्योंकि अगर आप एजुकेशन से जुड़े हैं तो यहाँ पे स्कूल हो जाएगा। तो स्कूल की समस्याओं के उपयोग में लाई जाती है, तो वो हमारी कौन सी रिसर्च होती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्रियात्मक अनुसंधान, दूसरा ऑप्शन है मूल अनुसंधान, तीसरा ऑप्शन है भावी सूचक अनुसंधान, और चौथा ऑप्शन है अनुदैर्ध्य अनुसंधान। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसका आपको याद रखना, तो वो रहेगा क्रियात्मक अनुसंधान। रात 10 बजे आप लोग मतलब क्लास में लाइव रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन आज ही अभी डाल दिया जाएगा, तो आप लोग उसे ऑन कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आधार वाक्यों के समूह से निष्कर्ष निकालने को किस प्रकार तर्क कहा जा सकता है। तो आधार जो वाक्य उनके समूह से अगर आप निष्कर्ष निकालने को किस प्रकार का तर्क कहा जा सकता है, तो यहाँ पे 79 को जो देखेंगे तो यहाँ पे बुद्धिवाद, यहाँ पे निगमनात्मक, आगमनात्मक और संभाव्य। तो यहाँ पे कौन सा हो जाता है, यहाँ पे रह जाता है इंडक्टिव हो जाता है, डेटिटिव नहीं इंडक्टिव। यहाँ पे क्या है कि अगर आधार वाक्यों से समूह से निष्कर्ष निकालें, जहाँ पे नियम पहले बन जाए बाद में, यानी इसे इस तरह से समझते हैं आगमनात्मक और निगमनात्मक। निगम का मतलब है नियम बनना, जिसमें मैं आपको क्या करूँ, पावलोव की थ्योरी पढ़ाऊँ, तो मैं पावलोव की सिद्धांत पहले पढ़ाऊँ, थ्योरी बाद में पढ़ाऊँ, इसी तरह तो पढ़ाएंगे। तो ये हो जाएगा निगमनात्मक सिद्धांतों पर आधारित टीचिंग। आगमनात्मक क्या हो जाएगा कि पहले मैं उसकी थ्योरी पढ़ाऊँ, बाद में क्या करूँ, उसके प्रिंसिपल्स पढ़ाऊँ आपको, बाद में उसके सिद्धांत पढ़ाऊँ, तो ये हो जाएगी आगमनात्मक थ्योरी, आगमनात्मक टीचिंग पर आधारित हो। तो याद रखिएगा डिडक्टिव और इनडिडक्टिव ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। पर इसने क्या कहा है कि समूह से निष्कर्ष निकालने को किस प्रकार का तर्क कहा जाएगा। पहले हमने क्या निकाला है, निष्कर्ष निकाला है, बाद में हम समूह के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हो गया हमारा आगमनात्मक तर्क। ठीक है, यहाँ पे पहले तर्क देते हैं, बाद में उस चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो PDF है जैसे ही कंप्लीट होती है विद आंसर आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान विभिन्न लोगों के लिए एक ही चर का उपयोग करके निष्कर्ष की जांच करता है। आपके पास विभिन्न लोग हैं, फिर भी वो एक ही चर का उपयोग करके क्या कर रहा है, निष्कर्ष की जाँच कर रहा है, जो भी निष्कर्ष निकल रहा है। तो पहला अन्वेषण, दूसरा है परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस, तीसरा है पुनरावृत्ति, और चौथा है अनुभववाद। तो यहाँ पे 80 का जो राइट आंसर रहेगा अगर उसकी बात की जाएगी तो ये रहेगा पुनरावृत्ति, रिप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, हम एक ही चर का उपयोग करके निष्कर्षों की जांच कर रहे हैं अलग अलग। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमाणित दृष्टिकोण विधि है। तो निगमनात्मक, आगमनात्मक, परिकल्पना विधि, प्रतिरूप विधि।
तो यहाँ पर क्या है, प्रमाणित पूछ रहा है, प्रमाणित दृष्टिकोण विधि है। तो यहाँ पे 81 का जो राइट आंसर रहेगा, अगर उसकी बात की जाएगी तो क्या रहेगा, तो वो रहेगा निगमनात्मक विधि है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि अनुसंधान में उत्पादक दृष्टिकोण की वैज्ञानिक होती है? ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, उत्पादक दृष्टिकोण, यहाँ पे है जनरेटिव अप्रोच की वैज्ञानिक विधि है। तो यहाँ पे 82 का जो राइट आंसर रहेगा, अगर उसकी बात की जाए तो निगमनात्मक विधि, आगमनात्मक विधि, परिकल्पना विधि और प्रतिरूप विधि। तो यहाँ पे उत्पाद दृष्टिकोण की, यहाँ पे पहले उत्पाद हो रहा है तो वो कौन सी विधि हो जाएगी, आगमनात्मक विधि। तो 82 का जो राइट आंसर क्या रहेगा, तो रहेगा आगमनात्मक विधि यानी बी। नेक्स्ट चलते हैं चित्रांकन निष्कर्ष यानी ड्राइंग। यहाँ पे है काउंसिल, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं ड्राइंग काउंसुलेशंस की कौन सी विधि जनसंख्या के प्रत्येक उदाहरण का अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन पर आधारित होती है। तो यहाँ पे 83 का जो राइट आंसर रहेगा, अगर उसकी बात की जाए तो पहला वैज्ञानिक विधि, दूसरा निगमनात्मक विधि, तीसरा जो रहेगा आगमनात्मक विधि और चौथा जो रहेगा वह रहेगा द्वंद्वात्मक विधि। तो यहाँ पर रहेगा निगमनात्मक विधि। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे सिद्धांत या स्पष्टीकरण की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे अच्छा सिद्धांत और स्पष्टीकरण की क्या है, विशेषता नहीं है। तो मितव्ययी, परीक्षण योग्य या विभिन्न स्थितियों में लागू करने के लिए पर्याप्त है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रह जाएगा उपयुक्त सभी यानी इनमें से कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विधि इन चरणों का अनुसरण करती है? तो पहला चरण कौन सा है, अवलोकन यानी प्रदंत, प्रतिरूप और सिद्धांत। तो इन चरणों का प्रयोग करती है, तो वो कौन सी विधि है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारी कौन सी विधि जो हो जाएगी, तो हो जाएगी आगमनात्मक विधि। पहले अवलोकन यानी प्रदंतों को देखती है, प्रतिरूप को देखती है, फिर बाद में देखिए जहाँ पे भी सिद्धांत बाद में आ रहा है तो हो जाएगी आगमनात्मक विधि। जहाँ पर सिद्धांत पहले आ रहा है यानी नियम पहले आ रहा है, सिद्धांत का मतलब समझिए नियम, तो जहाँ नियम पहले है वो हो जाएगी निगमनात्मक विधि। इस तरह से आप इसे लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुष्टि दृष्टिकोण की वैज्ञानिक विधि है? तो यहाँ पे 80 अगर 6 की बात की जाए तो ये हो जाएगा निगमनात्मक विधि, आगमनात्मक विधि, परिकल्पना विधि, प्रतिरूप विधि। तो यहाँ पे 86 की जो बात की जाएगी वो हो जाएगा निगमनात्मक विधि। दृष्टिकोण की वैज्ञानिक विधि है, तो कौन सी विधि है, वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। इसको याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पहले नियम आता है। तो वैज्ञानिक विधि कैसी होती है, ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल करके हम क्या करते हैं, नियमों को जनरेट करते हैं पहले। तो आप इस तरह करेंगे तो ये होगा। निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य में संबंध किया जा सकता है? कारण यानी कॉजुअल अनुसंधान, यहाँ पे अनुभवजन्य यानी एम्पेरिकल अनुसंधान और सह संबंध यानी कोरिलेशन अनुसंधान, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 87 की अगर बात की जाएगी तो कौन सा अनुसंधान क्या करता है, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य में संबंध किया जा सकता है? तो वो 87 की अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो यह है अनुभवजन्य अनुसंधान, एम्पेरिकल रिसर्च, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक, देखिए आपको किसी दिन क्या करेंगे, ऐसा करेंगे किसी दिन लॉन्ग टाइम क्लास चल सकती है तो किसी दिन हम क्या करेंगे, सारी रिसर्चों को पढ़ेंगे क्योंकि रिसर्च पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूजीसी की या फिर अदर एग्ज़ाम जिसमें यूजीसी की तरह ही रिसर्च का पार्ट आता हो तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हम रिसर्च पूरी देख लेंगे जिससे कि कभी भी उनसे बनने वाले क्वेश्चन हमसे छूटे ना। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक विधि परीक्षण परिकल्पना पर केंद्रित सिद्धांतों से विकसित होती है? तो परीक्षण परिकल्पना जो होती है वहाँ पे केंद्रीय सिद्धांतों से विकसित होती है। देखिए यहाँ पे फिर सिद्धांत आगे सिद्धांतों से विकसित होती है। आपको हमेशा की टर्म पकड़ने हैं क्योंकि यूजीसी में की टर्म पकड़ कर ही आपका काम चल सकता है। तो यहाँ पे निगमनात्मक विधि, आगमनात्मक विधि, परिकल्पना विधि और प्रतिरूप विधि। तो यहाँ पे 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निगमनात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल है और इम्पोर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति नई परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस और सिद्धांतों को उत्पन्न करने पर केंद्रित होती है? तो यहाँ पे नई परिकल्पनाएं बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं और उस पर उत्पन्न मतलब उस पर केंद्रित होती है, सिद्धांतों को उत्पन्न करने पर केंद्रित होती है। परिकल्पनाएं बनाएंगे उसके बाद सिद्धांत आएंगे, ठीक है, उनको उत्पन्न करने पर केंद्रित होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, तो निगमनात्मक विधि,
विधि, आज्ञात्मक विधि, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 89 का जो राइट आंसर है वो है आज्ञात्मक विधि। यहाँ पे परिकल्पनाएं हाइपोथेसिस पहले बनेगी, नई परिकल्पनाओं पर आधारित होती है। शोधकर्ता के लिए देखिए यहाँ पे आपको केसी मदान तो केसी मदान ही पढ़ाया जा रहा है, आपको कहीं कोई दूसरा पॉइंट नहीं बताया जा रहा बुक के अलावा। तो यहाँ पे केवल टारगेट क्या है, केसी मदान पढ़ाना। तो आपको पूरा केसी मदान पढ़ाया जा रहा है, चाहे उसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो, चाहे उसके ही द्वारा बताए हुए राइट क्वेश्चन हो। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि देखिए बुकों का कंटेंट अपनी जगह है, बट यहाँ पर अगर आपको कहा जा रहा था थंबनेल में कि हम केसी मदान पढ़ाएंगे, तो आपको केसी मदान पढ़ाएंगे, ठीक है। बट जब हम क्या करेंगे, आगमनात्मक और निगमनात्मक देखेंगे तब इसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट लग रहा है कि वैज्ञानिक पद्धति नई परिकल्पनाओं, हाइपोथेसिस और सिद्धांतों को उत्पन्न करने पर केंद्रित है। तो यहाँ पे मे भी निगमनात्मक हो जाता, बट यहाँ पे ऑप्शन में आप अगर किसी मैदान को जब मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करूँगी तो वी होगा 89 का, ठीक है। तो यहाँ पे ये बट हम मान के चलते हैं, क्योंकि जब हम इसको पढ़ेंगे ना दोनों विधियों को, तब हमारा ये पॉइंट और अच्छा डीपली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कोई भी बुक जब लिखी जाती है या मतलब कोई भी पब्लिकर अपनी बुकों को पब्लिश करता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखता है कि उसमें कंटेंट में गलती ना हो, कोई भी हो, क्योंकि हर को मार्केटिंग करनी है। तो चलिए यहाँ पे हम किसी भी बुक से क्लेम ना करते हुए अपना सुधार करेंगे, यानी जब हम इन्हें पढ़ेंगे पॉइंटों को तब अब डीपली देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शोधकर्ता के लिए कारण संबंध में कौन सी अनुसंधान विधि सबसे उपयुक्त है। अगर वो कारण बताना चाहता है, कैजुअल बताना चाहता है फिर तो यहाँ पे कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। अगर वो कारण बता रहा है तो भाई कारण कब बता पाओगे, जब आप प्रयोग करोगे। क्या मैंने योगा कराया बच्चों को, और योगा कराने से क्या हुआ, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में, समायोजन में और एकाग्रता में वृद्धि हुई। तो ये क्या हो गया, कारण हो गया। कारण कौन हुआ, योगा हुआ, उसका इफेक्ट कहाँ पड़ा, बच्चे की बॉडी पर। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान होगा, क्योंकि कारण वो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ रहा हो, तो वो प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्षेत्र प्रयोग। यहाँ पे व्यक्तिगत अनुसंधान और सह संबंध अनुसंधान, ये बहुत है, कोरिलेशन रिसर्च बोलते हैं इसको। एक चीज़ दूसरे को प्रभावित करती है। जैसे आपका अगर आप साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो आपका कहीं ना कहीं मैथ, इंग्लिश ये सब्जेक्ट अच्छे होंगे। अगर आप आर्ट साइड के बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं आपके आर्ट के सब्जेक्ट सब अच्छे होंगे। तो ये अपने आप में सब्जेक्टों का कोरिलेशन बताता है। एक क्षेत्र प्रयोग यानी फील्ड एक्सपेरिमेंटल को किस संदर्भ में लिया जा सकता है, वास्तविक संसार, प्रयोगशाला, वास्तविक संसार और प्रयोगशाला दोनों में, प्राकृतिक पर्यावरण में। तो जब आप फील्ड रिसर्च फील्ड एक्सपेरिमेंटल करते हैं, क्षेत्र प्रयोग करते हैं, किसी विशिष्ट क्षेत्र पर करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि रिसर्चें आती हैं जो कि जूनागढ़ के बालिकाओं के पोषण स्तर का पता लगाना। तो यहाँ पे एक मतलब आपका क्या है, फील्ड हो गया, कौन सा, जूनागढ़। और जूनागढ़ में भी आपने क्या लिया, कौन सा सैंपल लिया, किशोरियों के पोषण आहार का पता लगाना। तो ये क्या हो गई, क्षेत्र प्रयोग यानी फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गई आपकी। तो आपने पोषण का पता लगाएंगे तो क्या करेंगे, आप उनके बीच जाएंगे, तो ये वास्तविक संसार हो गया, ठीक है। जब आप पोषण का पता लगाएंगे तो उसी जाने जूनागढ़ वाले जगह पर जाएंगे, पर्टिकुलर रहेंगे वहाँ जितने दिन वो रिसर्च चलेगी। तो ये वास्तविक संसार से आप क्या कर रहेंगे, सैंपल लेंगे, ऐसी हवाओं में नहीं फेंक पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर कैसा हो गया, ये रिसर्च किस संदर्भ में लिया जाता है इसको, तो वास्तविक संसार के संदर्भ में लिया जाता है, क्योंकि बिना जूनागढ़ जाए आप इसे कंप्लीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं, वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं को अनिवार्य रूप से किस में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे वैज्ञानिक विशेषताओं को किस में शामिल किया जाता है, तो केवल प्रयोगशाला प्रयोग में, नियंत्रण अवलोकन में यानी ऑब्जर्वेशन में, विश्लेषण तैयार करने में, उपयुक्त सभी में। तो वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं आपको बतानी है, तो उसको अनिवार्य रूप से, तो हमें अनिवार्य रूप से शामिल करना ही करना है वैज्ञानिक विशेषताओं को। तो वो हमारा रह जाएगा ऑब्जर्वेशन में, यानी यहाँ पे है नियंत्रण अवलोकन में, ऑब्जर्वेशन रिसर्च में शामिल करते हैं। एक सह संबंधी यानी कोरिलेशनल अध्ययन का क्या निर्धारित करता है, स्वतंत्र और आश्रित दोनों के बीच संबंध, प्रतिभागी और पर्यवेक्षक का प्रभाव, कारण और प्रभाव का संबंध, दो घटनाओं के बीच का संबंध। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा दो घटनाओं के बीच का संबंध, कोरिलेशन का मतलब ही यही है कि एक चीज़ दूसरे को किस तरह प्रभावित कर रही है।
यहाँ इस तरह के तीर बनते हैं, यानी ये इधर प्रभावित करेगी तो ये इधर। तो इस तरह से कोरिलेशन होता है कि दो पार्टों को कौन किसको प्रभावित कर रहा है। हम रिसर्च में कोरिलेशन निकालते हैं, इसे जल्दी ही हम पढ़ेंगे कोरिलेशन रिसर्च को, दो घटनाओं के बीच का संबंध। यानी ये एक घटना होने पर दूसरी किस तरह, जैसे आपने देखा होगा, सपोज आप समझिए, जैसे आप कुपोषण के शिकार हैं तो आपके कुपोषण का शिकार होना आपके मानसिक स्थिति को खराब करेगा, आपकी शारीरिक स्थिति को खराब करेगा, आपकी कहीं ना कहीं स्टडी को खराब करेगा। तो आपके जो पहली घटना है, यानी आपका कुपोषण के शिकार होने की वजह से आपके कौन कौन प्रभावित हो रहे हैं, आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है, ठीक है, और आपकी दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित होती है। तो ये कहाँ क्या हो गया, एक दूसरे से कोरिलेट हो गए। निम्नलिखित में से किस को गुणात्मक अनुसंधान का विशेष गुण माना गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, यानी विशेष गुण माना गया है, तो वो हो जाता है आगनात्मक होना, ठीक है। अनुसंधान का, गुणात्मक अनुसंधान का विशेष गुण माना गया है, तो वो रिसर्च कौन सी है, आगनात्मक होना, उसका आगनात्मक बनना, यानी हमने पहले थ्योरी थी, बाद में सिद्धांत डेवलप किए। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि सिद्धांत सृजन यानी थ्योरी जनरेशन से संबंधित है। यहाँ पे सिद्धांत आप थ्योरी देंगे तो आपका कौन सी विधि है जो इससे संबंधित है। तो यहाँ पे जो 95 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, जो पहले आप क्या करेंगे, थ्योरी देंगे, ठीक है। सिद्धांत जन विधि सिद्धांत जनन से संबंधित है, तो यहाँ पे सिद्धांत जनन कब करेंगे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो आगनात्मक अनुसंधान से रहेगा। देखिए आगनात्मक और निगनात्मक से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हम इन दोनों को बहुत अच्छे से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान सिद्धांत के परीक्षण से संबंधित है। तो सिद्धांत के जो सिद्धांत है उनका परीक्षण किस अनुसंधान में किया जाता है, यहाँ पे ये पूछने की कोशिश की जा रही है। तो जो सिद्धांत आते हैं उनका परीक्षण हम किस में करते हैं, तो निगनात्मक में, क्योंकि पहले यहाँ पे नियम आते हैं, उसके बाद उस सिद्धांत की थ्योरी आती है। पहले सिद्धांत आते हैं, फिर क्या आती है, थ्योरी आती है। तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक गैर सरकारी संस्था ग्राम पंचायत में बच्चों के यहाँ पे है अभियान के संदर्भों को देखने के लिए अध्ययन का आयोजन करती है। ये एक उदाहरण है। तो गैर सरकारी संस्था यानी एनजीओ के द्वारा क्या किया जाता है, पंचायत में बच्चों की अभियान के प्रभावों को देखने के लिए अध्ययन का आयोजन करती है। तो ये कैसा उदाहरण है, तो 97 का जो राइट आंसर है वो है क्षेत्रीय प्रयोग है, ये फील्ड एक्सपेरिमेंटल है। ये कैसा अनुसंधान है, तो फील्ड एक्सपेरिमेंटल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पंचायत है, तो पंचायत है तो कहीं किसी फील्ड की ही होगी, यानी किसी गांव की होगी पर्टिकुलर। अध्ययन का वर्गीकरण किस खोजपूर्ण, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक या भावी सूचक अनुसंधान पर आधारित है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि भावी सूचक अनुसंधान पर आधारित है, तो वो है यहाँ पे पहला है अनुसंधान के तर्क पर, शोध के परिणाम पर, अनुसंधान की प्रक्रिया पर, अनुसंधान के विषय पर। तो यहाँ पे जो 98 का राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा अनुसंधान के विषय पर, यानी खोजपूर्ण, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और भावी सूचक अनुसंधान पर आधारित है, तो वो है अनुसंधान के विषय पर। एक दीर्घकालिक अनुसंधान अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्रॉस अनुभागीय अनुसंधान, अनुदैर्घ्य अनुसंधान, अनुसंधान विधि और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 99 का जो राइट आंसर रहेगा वो है अनुदैर्घ्य अनुसंधान, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है दीर्घकालीन अनुसंधान अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी लंबे समय तक चलता है ये अनुसंधान, और इसको क्या कहा जाता है, तो अनुदैर्घ्य अनुसंधान कहा जाता है। ये हमारा जो यूनिट था वो अनुसंधान से रिलेटेड था, इसलिए आपको अनुसंधान ही देखने को मिल रहा है। अनुदैर्घ्य यहाँ पे याद रखेंगे लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस यहाँ पे अनुभागीय यानी क्रॉस सेक्शन अनुसंधान के बीच मुख्य अंतर क्या है। लॉन्गिट्यूडनल यानी ये लंबे समय तक चलती है, अनुदैर्घ्य कैसी रिसर्च है, लंबे समय तक। क्रॉस अनुभागीय कैसी रिसर्च है, क्रॉस करती है, तो ये कैसी रिसर्च है। यहाँ पे मतलब आपको रिसर्च का कंपैरिजन भी देखना होगा। तो यहाँ पे क्या है, मुख्य अंतर क्या होता है, तो आंकड़ों की संग्रह की प्रवृत्ति, यानी यहाँ पे दोनों के बीच जो आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं, जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, जो सैंपल कलेक्ट किया जाता है, उसमें अंतर होता है।
अनुसंधान परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस को परिभाषित करने का एक उपयोगी तरीका क्या है? यह पाठक को प्रभावित करता है, यह परीक्षण योग्य प्रस्ताव के विकास की अनुमति देता है, यह शोध के निष्कर्ष के लिए निर्वाद और प्रमाणों को कायम करने की अनुमति देता है, यह उपयुक्त रूप से वैज्ञानिक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ये क्या है कि यह परीक्षण योग्य प्रस्ताव के विकास की अनुमति देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा वी। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि भारत सरकार द्वारा हर 10 वर्षों के बाद जनगणना के आयोजन में उपयोग होती है? तो जैसे 10 वर्ष बाद हर बार जनसंख्या का क्या होता है, आपको पता लगता है, कैलकुलेशन होता है, तो उसमें कौन सी विधि का यूज होता है? क्योंकि कोई भी आंकड़े इकट्ठे करे जाते हैं तो वहाँ रिसर्च होती है, तो वो कौन सी विधि है? तो वो सर्वेक्षण। ये सर्वेक्षण ही तो मैटर है। जो क्या करते हैं वो घर घर जाकर पता करते हैं कि कौन मर गया, कौन नया पैदा हो गया, कौन जिंदा है, किसकी आयु वोट देने लायक है। तो सरकार क्या करवाती है? सर्वेक्षण करवाती है, ठीक है, सर्वे करवाती है जनसंख्या के ऊपर। तो चलिए, एक 9 वर्षीय 7 वर्षीय की तुलना में लंबा है, यह एक उदाहरण है। यानी एक 9 वर्ष का बच्चा है, उसकी तुलना में एक 7 वर्ष का उससे लंबा है, तो ये कैसा उदाहरण है? तो याद रखेंगे क्रॉस अनुभागीय अध्ययन का। ये किसका उदाहरण है? तो यह क्रॉस अनुभागीय अध्ययन का उदाहरण है। मूलभूत अनुसंधान और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो मूलभूत अनुसंधान हो और अनुप्रयुक्त अनुसंधान हो, उन दोनों के बीच मुख्य अंतर पूछा जा रहा है। तो मूलभूत प्रक्रिया है, न्याय दर्श का आकार है, उपयोगिता है और उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो उपयुक्त सभी है। आपको बता दें कि जो हम साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए रिसर्च पढ़ना इम्पोर्टेंट है। चाहे आपको बस इतना पता हो रिसर्च में कि प्राइमरी डाटा कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है आपका, और रिसर्च कितने मात्रात्मक होती है, गुणात्मक होती है, और टाइप्स ऑफ रिसर्च यानी मेथड कौन कौन से हैं उसके, इस तरह का थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वास्तविक यहाँ पे विश्व प्रयोगशाला बनाने के लिए किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जा सकता है? तो वास्तविक विश्व प्रयोगशाला बनानी है तो सहज संबंधी गुणात्मक क्षेत्र प्रयोग का प्रकरण अध्ययन और यादृच्छिक नियत कार्य। तो यहाँ पर क्षेत्र प्रयोग क्या रहेगा? क्योंकि हमें प्रयोगशाला बनानी है तो कहीं किसी क्षेत्र पर तो बनाएंगे, तो वो कौन सा हो जाएगा? क्षेत्र प्रयोग हो जाएगा। ये शोध अध्ययन में परीक्षा के प्रदर्शन पर इंटरनेट यहाँ पे है सर्फिंग के प्रभाव को जानने के लिए विश्लेषण में यह पाया गया कि जैसे ही इंटरनेट यहाँ पे क्या होती है, सर्फिंग में प्रयुक्त समय बढ़ता है, परीक्षा प्रदर्शन कमतर होता जाता है। यह अध्ययन एक उदाहरण है। तो मतलब इस तरह से हमने इंटरनेट से रिलेट करके देखा है कि किस तरह का ये अध्ययन है। तो भाई एक चीज़ दूसरे से प्रभावित हो रही है, यानी इंटरनेट की वजह से बच्चे की सर्फिंग जो है वो प्रभावित हो रही है, यानी वो तेज़ी से नहीं कर पाता। तो भाई जब कर्सर गोला गोला घूमता ही जाता है तो आप कुछ कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रभाव हो रहा ना, नेट अच्छी होती है तो आप अच्छे से कुछ कर पाते हैं, मोबाइल या आप कहीं पर भी लैपटॉप पर। तो इसलिए इंटरनेट क्या करती है, जो इंटरनेट से होने वाली एक्टिविटी उन्हें प्रभावित करती है। तो यहाँ कौन सा यहाँ पे वो होगा, मतलब कौन सा रहेगा? तो आपको बताना है कौन सी रिसर्च रहेगी। तो यहाँ पे कारण और प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, यानी एक चीज दूसरे को प्रभावित कर रही है, तो सह संबंधी अनुसंधान होगा। सामाजिक विज्ञान में सिद्धांत और मानव कार्य की व्याख्या की विधि किसके साथ जुड़ी हुई है? तो ये 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो किसके साथ जुड़ी हुई है? तो याद रखेंगे, ऑप्शनों को देखते हैं। धर्मशास्त्र, यहाँ पे है हार्मेन्यूटिक्स, और यहाँ पे अटलांची, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये किसके साथ जुड़ी है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ना, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो है यहाँ पे है हार्मेन्यूटिक्स के साथ ये जुड़ी है। कौन सी विधि जुड़ी है? तो एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि इसका जो ऑप्शन है वो अटपटा है। सामाजिक विज्ञान में सिद्धांत और मानव कार्य की व्याख्या की विधि, तो ये किससे जुड़ी है? तो यहाँ पे है हार्मेन्यूटिक्स से जुड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं। एक शोधकर्ता द्वारा लोगों के मूल विकास में
किसका सामाजिक व्यवहार का अवलोकन करने के लिए कौन सी अनुसंधान विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अगर उसकी बात की जाए तो कौन सी, तो यहाँ पे किसका क्या कर रहा है वो, मूल निवास में सामाजिक व्यवहार का अवलोकन करने के लिए। तो जब मूल निवास है उसमें सामाजिक व्यवहार का जब वो अवलोकन कर रहा है तो वो कैसी हो जाएगी, प्राकृतिक अवलोकन विधि हो जाएगी, क्योंकि वो किस में जा रहा है, मूल निवास में, जो उसका वास्तविक है, प्राकृतिक है। दो चरों के अध्ययन के विषय में जब एक चर मूल्य में ऊपर और दूसरा नीचे चला जाता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो रहेगा नकारात्मक सहसंबंध। दो चरों के अध्ययन के विषय में जब एक चर मूल्य में ऊपर और दूसरा नीचे चला जाता है तो उस किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नकारात्मक सहसंबंध के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे हमने जो PDF है इसे जल्दी ही हम आपको प्रोवाइड करेंगे। देखिए, सर्वेक्षण अनुसंधान के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों को किस निश्चित क्रम में लगाइए। तो आप सर्वे मेथड कर रहे हो, आपको क्या करना है, कौन कौन से क्रमों से गुजरना है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे अनुसंधान प्रक्रिया। ठीक है, अब तब सबसे हम क्या पढ़ रहे थे, अनुसंधान के प्रकार यानी टाइप ऑफ रिसर्च थे। अब है अनुसंधान प्रक्रिया यानी रिसर्च प्रोसेसिंग। हम रिसर्च करते कैसे हैं, रिसर्च के स्टेप क्या क्या होते हैं, ये हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हम कैसे निश्चित क्रम में लिया जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, नमूने का चयन करते हैं जिसको हम कहते हैं सैंपल साइज, या फिर कहते हैं हम क्या कहते हैं जिसको सैंपल साइज कहते हैं, या फिर जनसंख्या कहते हैं, या फिर न्यायदर्श कहते हैं। तो नमूने का चयन करना, फिर तथ्यों का संग्रह करना, यानी फिर हम क्या करेंगे, उन न्यायदर्शों को कलेक्ट करेंगे, यानी सैंपल को अपने को कलेक्ट करेंगे, जनसंख्या को कलेक्ट करेंगे। फिर तथ्यों का विश्लेषण करना, जो उनसे हमें डाटा भरवाया था। जैसे सपोज़ मैंने एक टूल्स भरवाया मानसिक स्वास्थ्य का यानी मेंटल हेल्थ का, तो मैं उस टूल्स को फिर तथ्यों का उसका कलेक्ट कर लिए, फिर संग्रह कर लिया, फिर उनके क्या करेंगे, उन्हें देखेंगे कि किसने कितना अच्छा स्कोर किया है, फिर निष्कर्ष निकालते हैं। तो एंड में हम क्या करते हैं, हमेशा रिसर्च में निष्कर्ष निकालते हैं। तो हमारा बी पार्ट इसमें राइट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। एक शोध समस्या किन परिस्थितियों में संभव है, उपयोगिता और प्रासंगिकता में, खोज योग्य है, ज्ञान में कुछ नया जोड़ना है, उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पर शोध समस्या की बात हो रही है, क्या कि शोध समस्या, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि अगर ये सभी नहीं होगा तो ये संभव नहीं है। अनुसंधान की दिशा में पहला कदम है एक समस्या का चयन, एक समस्या की खोज, एक समस्या का पता लगाना, एक समस्या की पहचान करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, एक समस्या का पता लगाना। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो अनुसंधान में उद्देश्यों को प्रश्न के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। अनुसंधान में उद्देश्यों को कथन के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, और शोध के उद्देश्य शोध निबंध यानी थीसिस के पहले अध्याय में वर्णित होते हैं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे क्या है, राइट आंसर पूछ रहा है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, अनुसंधान में उद्देश्यों को कथन के रूप में स्पष्ट किया जाता है। जो भी हमारे उद्देश्य होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, कथन के रूप में स्पष्ट करते हैं। जैसे हमारा कथन क्या बनता है, समस्या कथन जिसको आप बोलते हैं, वो हमारे उद्देश्यों को ही तो फुलफिल करती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, उद्देश्य बनाते हैं, और उद्देश्यों को प्राप्ति हमें उद्देश्य हमारे बनते किससे हैं, समस्या से जनरेट होते हैं। और समस्या प्रश्न से क्या होता है, समस्या जनरेट होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। एक अच्छी परिकल्पना हाइपोथेसिस से क्या तात्पर्य है। तो जब तक परिकल्पना नहीं होगी, आपके पास हाइपोथेसिस नहीं होगी, तो तब तक आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते अपनी रिसर्च में। तो आपको पता क्या लगाना है, ये चीज़ हमें परिकल्पना ही देती है, यानी हाइपोथेसिस देती है। अधिकांश ज्ञात तथ्यों के साथ विधिपूर्वक विशिष्ट और सुसंगत होनी चाहिए। ऐसे ढंग से निरूपित कथन जिसका तथ्यों के द्वारा परीक्षण किया जा सके। यार अब परिकल्पना बना ली कि आकाश में तारों को गिनना है, आकाश में अनगिनत तारे हैं, तो ये परिकल्पना कैसे आप सिद्ध करेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, ऐसी तथ्यों का समावेश करना है, ऐसी उसमें लैंग्वेज रखनी है जिसे हम क्या कर सकें, जिसे हम निष्कर्ष के थ्रू बता सकें। सीमित दायरा तथा वैश्विक महत्व नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सीमित भी नहीं होना चाहिए, और वैश्विक यानी पूरे विश्व के लिए आप कोई भी परिकल्पना जनरेट नहीं कर सकते। हाँ, सपोज हम लेके चलते हैं कि सपोज
तो यहाँ पे उपयुक्त सभी राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में उपकल्पना या हाइपोथेसिस का वर्णन नहीं किया जा सकता? शून्य और प्रश्न रूप में, घोषणात्मक शब्दों में, सामान्य परिभाषित शब्दों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि मैं आप क्या करूँगी, आज आपके लिए टेलीग्राम पर एक क्या करेंगे, मैं पूरी रिसर्च का जो प्रारूप होता है 5 चैप्टर पूरे आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। मेरी वीडियो 5 पड़ी हुई हैं, तो उन वीडियो की जो लिंक है इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि पहले चैप्टर में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है, फिफ्थ में क्या होता है। आप इंट्रो नहीं देखिएगा उसका, अदरवाइज आप सारे पार्ट उसके ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपको इस तरह से प्रोसेसिंग से बनने वाले क्वेश्चन एक भी गलत ना जाए। तो यहाँ पे 15 का जो 115 का जो राइट आंसर है उसे पूछता है कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। कल्पना हाइपोथेसिस में वर्णन नहीं किया जाता, तो सामान्य परिभाषित शब्दों में। ठीक है, हाइपोथेसिस में इस तरह से हम उसे सामान्य परिभाषित नहीं करते। घोषणात्मक शब्द होते हैं, शून्य और प्रश्न रूप में होते हैं, और यहाँ पे घोषणात्मक होते हैं। जैसे सबूत प्रैक्टिकल जो रिसर्च होती है उसमें सीधे से सीधे कह दिया जाता है, जैसे योग का प्रभाव व्यक्तियों की मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तो ये हाइपोथेसिस कैसी है, अल्टरनेटिव है, यानी हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, नील नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अनुसंधान के उद्देश्यों को शोध के पहले अध्याय में वर्णित किया गया है। शोधकर्ता में विश्लेषणात्मक यहाँ पे दक्षता होनी चाहिए, और परिवर्तनशीलता समस्या का स्रोत है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसकी अगर हम बात की जाए तो क्या रहेगा, सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी, यानी यहाँ आपका 116 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, उपयुक्त सभी। यानी कथनों में कौन सा सही है? तो यहाँ पे पहला, अनुसंधान के उद्देश्यों को शोध के पहले अध्याय में वर्णित किया जाता है। भाई उद्देश्य है तो बात सही है। पहले अध्याय में देखिए, मैं पूरी आपको पीडीएफ पीडीएफ दूंगी टेलीग्राम पर। आप क्या करेंगे, उसे अच्छे से रीड करेंगे। पहले की पढ़ी हुई है टेलीग्राम पर पीडीएफ, क्योंकि मैंने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर तक आपको दी है, मुझे अच्छे से याद है। और जो वीडियो बनाई थी उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे कि आप उसको बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि मैंने उन वीडियो में उन्हीं तथ्यों को लिया है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। शोधकर्ता में विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए, तभी वो शोध कर सकता है। परिवर्तनशीलता समस्या का शोध है, क्योंकि परिवर्तनशीलता नहीं होगी तो आप उस समस्या को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? तो समस्या होती ही परिवर्तनशील है। ठीक है, कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान ना हो, कोई भी समाधान ऐसा नहीं जो समस्या को हटा ना सके। अच्छे अनुसंधान की अनिवार्य शर्तें या माने आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो अच्छा अनुसंधान कैसा होता है? अच्छी तरह से तैयार की गई उपकल्पनाएं हैं, एक अच्छा शोध पर्यवेक्षक है, पुस्तकालय में पर्याप्त पुस्तकें हैं, अच्छी तरह से निरूपित की गई समस्या है। तो यहाँ पे 117 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? अच्छी तरह से तैयार की गई उपकल्पना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अच्छी तरह से तैयार की गई उपकल्पना है। तो यहाँ पे कौन सा है? अनिवार्य शर्तें या आवश्यक तत्व कौन से हैं? जब तक आप क्या करेंगे, हाइपोथेसिस तैयार नहीं करेंगे, तब तक आपका आगे का काम नहीं चलता रिसर्च में। ठीक है, तो रिसर्च मोस्टली 5 चैप्टरों में कंप्लीट हो जाती है, और एक उसकी समरी बनती है। उसका समरी का मतलब होता है कि पहले चैप्टर में क्या था इम्पोर्टेंट, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, और सपोज दूसरे का रिव्यू थोड़ा सा लेते हैं, और तीसरे में जो स्टडीज हम लगाते हैं, यानी रणनीति क्या रहेगी, सैंपल कलेक्ट करने की बता देते हैं, चौथे में हम क्या कैलकुलेशन आया वो बताते हैं, और पाँचवें में हम बता देते हैं कि क्या निष्कर्ष आया। तो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि आपके दिमाग में एक मैप बन जाए कि किस तरह से रिसर्च की जाती है 5 चैप्टरों में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जो आगे का पार्ट है इसी तरह कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि इसमें 300 के पौने 250 से एवो क्वेश्चन है। तो आपको जब कंप्लीट हो जाएंगे तो विद आंसर की आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।